बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी ऑपोजिशन ने माजी में दी, लिहाजा सारी जिम्मेदारी हम पे ना डाली जाए। जबकि नून लीग की जानिब से जवाबन आज कहा गया है कि जो चीनी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की गई है वो वज़ीर आज़म साहब की मर्जी से हुई। दूसरी जानिब तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए फ्रांसीसी टीम पाकिस्तान पहुँच गई है समेत दीगर अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ईद के 3 दिन खैरियत से गुजरने के बाद आज हमने देखा ऑपोजिशन और हुकूमत हमें एक महाजा राही करते हुए नजर आए। चीनी सब्सिडी के हवाले से इल्ज़ामात का तबादला भी हुआ। क्या समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में सियासत में मजीद तेज़ी आने जा रही है? इरेलीवेंट मुल्की सियासत जो है ये मुकम्मल तौर पे इरेलीवेंट है और या तो कुछ करें या करते भी नहीं है कुछ। ये ओमनी ग्रुप और ये सारा जो है ये तो 4-5 साल से चल रहा है। मैं हर दफ़ा इंतज़ार करता हूँ कि कोई ये खबर आए कि किसी की जब्त कर ली है, कोई मतलब पैसे पकड़ लिए हैं किसी को, मतलब कोई फ़ायदा हुआ है, पैसे बरामद कर लिए हैं, लोगों को पकड़ के जेल पैसे निकलवाएँ। लेकिन वो ज़ाहिर है शहजाद अकबर साहब भी कानून उनके सामने और वो भी उसी हवाले से चल रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको रेलेवेंस नहीं देता। और उसमें बात यह है कि वो भी अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वही शहबाज शरीफ, नवाज, मेरा तो ख्याल था कि उनकी शुगर मिलें बंद हो गई होंगी, उनके मुल्क से जाने कितनी दफ़ा उसमें से कितने लोग निकालेंगे उसमें से। तो इस मुल्क में जो है वो करप्शन क्या, यहाँ कत्ल करके लोग सरेआम गोलियाँ मार के जजों से लेके और आम लोगों तक, पुलिस वालों से लेके और मुखालिफ सियासतदानों तक को जो है वो ब्यूरोक्रेट्स तक को गोलियां मार दी गई हैं। तो यहाँ पे करप्शन की फ़िलहाल क्या बात की जाए, ये तो ऐसी बस एक ख़बर बननी होती है और टाइम चलना होता है। जो असल रियासत के मामलात हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो बातें हमारे काबरीन इस वक्त कर रहे हैं। और बहरानों में इजाफ़ा इसलिए हो रहा है अब आने वाले दिनों में कि एक तो अभी तक ये वाज़ेह नहीं किया हुकूमत ने, कल गालिबन वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें किसी नतीजे पे पहुँचेंगी कि कोरोना जो है वो कहाँ पे कोविड-19, कोरोना तो उसको नहीं कहना चाहिए, कोविड-19 जो है वो कोविड-19 कहाँ तक लेकर आ गया है पूरे मुल्क को। और WHO ये कह रहा है कि दूसरी स्पाइक आने वाली है। दूसरी स्पाइक अगर आती है तो तकरीबन 60,000 के करीब केसेस हो गए हैं और 1230 अमवात की जो है वो तला आ रही है, 1229 अमवात की। और अब इसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि बहरान जो हमारे चल रहे हैं इस वक्त मुल्क, एक तो ये कोविड-19 दरमियान में आके इसने सारा जो है वो मईशत का और सारा, अब ईद के बाद, अभी तो ईद थी ना, वो मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि द डे आफ्टर, एक मूवी आई थी उसमें था कि द डे आफ्टर, यानी जब न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी तो अगले दिन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। मतलब ईद आ गई, ईद चली गई, अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है, रियासत ने कैसे चलना है। क्योंकि पहले तो ये अंदाज़ा था कि शायद 2-3 महीने में वैक्सीन आ जाएगी, मैंने उस दिन भी बात की थी। अब ये कि 2-3 दिन में वैक्सीन नहीं आ रही, तो अब रियासत ने भी चलना है, मईशत ने भी चलना है, मुल्क ने भी आगे जाना है, लेकिन साथ साथ जो है वो कोविड-19 से भी मोहतात रहना है, जिसके नतीजे में फिर शायद लॉकडाउन की तरफ चले जाएँ या कोई कल फैसला होगा तो उस पर बात करेंगे। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं और ख़ुद NDMA के चेयरमैन ने भी और बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी सब ये कह रहे हैं, और ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने भी कहा कि हम जो है पाबंदी चूँकि नहीं की गई तो इसका अंदेशा है कि ये केसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात मैंने उस दिन भी की थी कि क्या हमने अपने सारे मिज़ाइल चला दिए हैं, ये इमदाद वगैरह करके लोगों की जितने पैकेज देने थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं है हमारे पास, पाकिस्तान कोई अमीर मुल्कों में नहीं है। आज सदर ट्रंप ने कहा है कि IMF जो है वो कई डेवलपिंग जो ममालिक की तरफ से दरख्वास्त आई है कर्ज़ों के अंदर नरमी की या बाकी, वो ना करें जो हमारे इत्तेहादी नहीं है, मगर उसमें भी एक सियासी एलिमेंट शामिल हो गया साथ। और आज तो एक तो ये बहरान चल रहा है, दूसरा ये जो टिड्डी दल का अटैक है उस पर कल बात करेंगे, उसके नतीजे में बड़ी तबाही मुतवक्को है। हाँ, ये जो छोटे छोटे जो हशरात आते हैं ना, ये छोटे छोटे हशरात अपने वज़न के मुताबिक खाना खाते हैं, और ये वो अफ्रीका से चलते हैं, और अफ्रीका से चलने के बाद एक
यानी एक एक जो झुंड होता है इनका, उसमें मिलियन की तादाद में, मिलियन या बिलियन की तादाद में ये एक साथ हमलावर होते हैं। और ये आम, प्याज, गंदम, बेशुमार फसलें जो हैं ये खा जाते हैं चंद दिनों के अंदर अंदर, और फिर ये प्रवास कर जाते हैं, पूरा पूरा का पूरा खेत ख़त्म करके और आगे प्रवास कर जाते हैं। उसके साथ ही अब ये देखें कि ये जो त्यारा गिरा है, और त्यारा जो है अभी तक बेशुमार ऐसे जो लोग शहीद हुए उसमें, जिनका DNA टेस्ट नहीं हुआ और उसके बाद उनकी तदफीन भी नहीं हो सकी। तो अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। ये वो आफात हैं जो हर तरफ से आ रही हैं, और दरमियान में अब एक और मामला जो है वो फौरी तौर पे वो सिक्योरिटी का मामला खड़ा हो रहा है, और वो इसलिए खड़ा हो रहा है कि भारत और चीन के दरमियान कशीदगी। वो थोड़ा सा इस प्रोग्राम में बात हम करते रहे गालिबन, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है इस प्रोग्राम में बात अगर वो थोड़ा सा प्ले कर देंगे तो हम ज़रा देखेंगे कि हम कहाँ तक क्या क्या बात हमने ऑलरेडी कर ली है इसमें। ये जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है मंजर जी, जरा दिखाइएगा प्लीज़। ये सिक्किम का जो इलाका है एक बहुत बड़ा रौला है भारत के लिए। इसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के साथ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है अमेरिका के साथ। ये भारत और चीन का एक तारीखी फड्डा है। सिक्किम भारत की रियासत 1975 में बनी है। चाइना कहता है कि ये सिक्किम जो है ये हमारा हिस्सा है, जैसे कि वो ताइवान को कहता है। उस अलहदगी पसंद तहरीकों वाले भारत को इस भारत के साथ जो जगह जोड़ रही है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। चाइना जो है उस एरिया में एक रोड बना रहा है। उस रोड को अगर वो कंप्लीट करके थोड़ा सा आगे लेकर आता है तो इंडियन आर्मी की फोर्स मफलूज हो जाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अच्छा, वहीं पर लड़ाई हुई थी 1962 की। अब सिक्किम जो है वो उनका सिक्योरिटी रिस्क है। अगर सिक्किम की इतनी सी पट्टी के ऊपर अगर चाइना आ गया, जो पट्टी दो भारत के हिस्सों को जोड़ रही है, तो इसका मतलब है वो भारत जहां पे भारत के खिलाफ तहरीक और ये दोहरी शहरियत के बिल के बाद तो और बढ़ गई है। तो ये जो 7 रियासतें, ये सारा का सारा मेन भारत से जुदा हो जाएगा। तो इंडिया के लोग सर बात करते हैं ना पाकिस्तान को तोड़ने की, वो तो बात करें बाद में। भारत ऑलरेडी टूटा हुआ है, एक इतनी सी पट्टी पे कब्जा कर रहे हैं, सिर्फ अपनी खैर मनाएं, उस पट्टी को बचाएं, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। वो चाइना और इंडिया का आपस का डिस्प्यूट, अमेरिका कूदेगा बीच में, उनका बायलैटरल मामला है। और उनकी आ रहे हैं 100 साल तारीख, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी की। उससे पहले चेयरमैन माओ ने कहा था ना 5 उंगलियां और हथेली। चीन को मानने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है नेपाल में, और वो कह रहे हैं कि हम फौज खड़ी करेंगे इस जगह पे आके, चेक पोस्टें बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा काम है, एक कतार में हो रहे हैं वाकयात। कश्मीर, सिक्किम, उधर ताइवान, उधर नेपाल। चाइना की झड़प कैसे हुई है भारत के साथ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गोलियां नहीं चली, ये जूते डंडे पत्थर मारे एक दूसरे को। ये जो चाइना इंडिया का तनाज़ा है, अमेरिका और चाइना का तनाज़ा है बुनियादी तौर पे। इंडिया को जाहिर है कि अमेरिका देख रहा है इस वक्त अपने एक सैटेलाइट, उनकी सैटेलाइट स्टेट बनाए मोदी के तौर में। इंडिया छुपा हुआ है पीछे, इंडिया को उधर से टोक सिक्किम पे मोदी को लेनी है पॉलिसी, वरना ये इंडो पैसिफिक बड़ी शदीद डांट पड़ने वाली है। ऐसा भी सुना आपने कि हम रिप्लेस करेंगे चाइना को, हम ये करेंगे वो करेंगे। 36 इंच का चीना भाग गया एंड टाइम पे। जिबूती से शुरू होते हैं और जिबूती के ऊपर चाइना बैठा है आके, वो बड़ी बेस लेके। और अगर आप जिबूती से क्रॉस नहीं कर सकते, अगर उस पानी को ब्लॉक करेंगे आप, उसके नतीजे में जो सुएज कैनाल भी ब्लॉक हो जाएगी। वहां से शुरू किया उन्होंने, और शुरू होने के बाद चाबहार निकल गई इंडिया के हाथ से, गवादर, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद साउथ चाइना सी, ताइवान, वहाँ पर पार्सल आइलैंड्स हैं, वहाँ पे ड्रिलिंग उन्होंने शुरू कर दी है। ये तो हो गया ना समंदरों का, और साथ ही ऊपर लैंड सिक्किम से शुरू करें, और सिक्किम के बाद आप नेपाल में आ जाएं। लद्दाख का इलाका है, नेपाल हाथ से निकल गया, तिब्बत हाथ से निकल गया। चाइना और अमेरिका के दरमियान तलखी बढ़ रही है, इसमें इंडिया दरमियान में कंटेन हो गया है। चाइना ने अपनी सॉफ्ट पावर जो चाइना दिखाता रहा है, उससे वो हार्ड पावर की तरफ चला गया। नेपाल से लेके, सिक्किम से लेके, मालदीव से लेके, जिबूती से लेके, कई जगहों पे, तिब्बत में, दाएं बाएं, लद्दाख में। जी डॉक्टर साहब, लद्दाख में तो एक मुंह तोड़ जवाब मिला है भारत को चाइना की जानिब से। कोई मुंह तोड़ जवाब तो नहीं मिला लद्दाख में चाइना बैठ गया आके, और चाइना का ही है वो। देखें, असल बात ये है कि अब पाकिस्तान में पता नहीं लोगों ने लद्दाख का नाम कभी सुना है कि नहीं सुना इससे पहले। पाकिस्तान कश्मीर के मामले पे डॉक्टर साहब ये नाम काफी, इससे पहले कभी नहीं सुना। बिल्कुल। लद्दाख का एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है कारगिल। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो कारगिल के नाम से ना वाकिफ हो। और 1999 में हुआ था कारगिल। उस कारगिल के बाद ये पहला मौका है कि इस पहले मौके में भारत जो है वो
यहाँ पे आके लद्दाख में, और ये जो मकबूजा कश्मीर और लद्दाख, और यहाँ फंसे इसलिए हैं, ये फौरी तौर पे कुछ नहीं हुआ। हर जगह जो भी कुछ हो रहा है ना, ये इसके इत्तेफाक से टाइमिंग्स आपको एक नज़र आ रही हैं, लेकिन ये वो चीज़ें जो पक रही थी अपनी अपनी जगह। मिसाल के तौर पे जब इन्होंने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त का इन्होंने 370 लागू किया, वो लद्दाख में भी कर दिया। अच्छा, लद्दाख भी मुतनाज़ इलाका है, वैसे ही जैसे मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ इलाका है, और इन्होंने ये कहा कि हम जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर तो एक बना देंगे, एक असेंबली टाइप की चीज़ बना देंगे वहाँ पे। 9 महीने हो गए इंटरनेट बंद, 9 महीने हो गए लॉकडाउन को, और पाकिस्तान नहीं। और मैं आपको एक बात बहुत यानी ये अंदाज़ा अपना बता रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और भारत एक झड़प की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे तलखी बढ़ रही है, कोई फॉल्स फ्लैग या कोई और बहाना बना के, या कुछ ड्रोन तो खैर ऐसे ही उन्होंने गिरा दिया, वो और कुछ करके कोई ना कोई बहाना। क्योंकि बात ये होती है कि वो बिस्मिर्क जो फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था ना कि जब आप इंटरनली बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ जाएं और अंदर आपके मामला इतना निबट रहे हो, तो अच्छा है कि कोई दूसरे की तरफ ध्यान दें, ताकि सारी कौम जो है वो डाइवर्ट करें, ताकि सारी कौम यकजा हो जाए। तो मोदी साहब के लिए इस वक्त जो है प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। और आज इजलास हुआ, और आज इजलास ही हुआ कि उसमें मोदी भी थे, बिपिन रावत भी थे, उनके अजीत देवल भी थे, सारे सर्विसेज चीफ भी थे। मीटिंग कल भी होगी, और ये जो इजलास हो रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि अब कैसे चाइना के साथ बढ़ती हुई कशीदगी से निपटा जाए। कमाल की बात यह है कि एक शख्सियत आ गई है सालिसी करवाने चीन और भारत के दरमियान। चीन और भारत के दरमियान एक शख्सियत सालिसी करवाने आ गई, और उस शख्सियत का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ये कहा है कि अगर चीन और भारत के दरमियान तलखी बढ़ गई है, मेरा ख्याल है कि अगर वो आ गया तो वो जो बचा कुचा ये रह गई ना 7 रियासतें और दिल्ली वेली, ये सारा चाइना के हवाले कर देगा। नहीं, ये चाइना में ना, ये दिल्ली वेली हवाले कर देगा सारा जी जिनपिंग के। अच्छा, मामला ये है कि वो आ गए जनाब सालिसी करवाने। उन्होंने बयान दिया कि मैं सालिसी करवाने के लिए हाजिर हूँ। हर जगह वो जहाँ भी आते हैं तो अपना कोई रंग तो छोड़ के जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब जनाब ये हुआ है कि ये लद्दाख में ये एक ज़बरदस्त एक रियासत थी, आज़ाद रियासत होती थी, जैसे नेपाल एक आज़ाद रियासत थी, जैसे सिक्किम एक आज़ाद रियासत थी, जैसे उसी तरह से लद्दाख भी एक आज़ाद रियासत होती थी, और फिर उसको डोगरा राज के हवाले कर दिया गया। अब इसमें और फिर उसके बाद खैर 1947 और बाकी जो भी कुछ हुआ, वो सारी लाइनें वाइनें, वो लकीरें वकीरें जो बरतानिया खींच गया था अपने वक्त, वो सारी लकीरें अब ख़त्म हो रही हैं। ये जो लद्दाख के अंदर चाइना जो है, ये गैल्वन वैली है, ये गैल्वन वैली में वो आए हैं, और उसकी वजह ये है कि इन्होंने, ये मोदी साहब ने कुछ ये समझा पिछले कुछ सालों में कि अमेरिका हमारे पास है, अमेरिका हमारे जेब में है, तो हम जहाँ चाहें जो मर्जी करें। ये है कोई 3500 किलोमीटर तवील ये लाइन है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, ठीक है, जो कि भारत और चीन के दरमियान एक सरहद है। और वो जो शुरू होती है वो एक कोने से शुरू होती है मशरिक में, और फिर जाके वो ख़त्म होती है कहीं, मतलब पूरा इंडिया तकरीबन पूरा क्रॉस होता है। अब मामला ये कि उसको जैसे LOC है ना, तो एक लाइन डिमार्केटेड है, वो LAC जो इंडिया और चाइना के दरमियान है, वो डिमार्केशन नहीं है वहाँ पे कोई, मतलब वो पहाड़ों पर से, दरियाओं में से इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे गुजरती है। इंडिया ने क्या किया कि जो LAC थी ये लद्दाख वाली, उस लद्दाख वाली LOC के अंदर इन्होंने श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड एक बना दिया, और वो उसके खालिसतन वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट नुक्ता नज़र से बनाया कि यहाँ से हम दाखिल हो। ये जो रोड इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया 4-5 सालों में, और ये आपको पता है ये 4-5 साल में कंस्ट्रक्ट किया, और उसका मकसद सिर्फ ये था कि हम यहाँ पर घुस के, और उसके बाद आगे जाके हम चाइना की जो फौज है, जो कराक्रम तक उसने जाना है, उसको मोबिलाइज करना है, उसको किसी जगह काट सकें। ये चाइना को काटने के लिए रोड उनकी टेरिटरी में इन्होंने बनाई थी। चाइना वहाँ के बैठ गया। अच्छा, इनको तवक्को नहीं थी कि चाइना, देखिए ये वो दौर नहीं है माओ ज़ेतुंग का और नेहरू का और जो है वो किसिंजर का और जिमी कार्टर का, ये नई दुनिया है।
ठीक है ना। इस दुनिया जो है ये ट्रंप और मोदी और जी जिनपिंग और तैयब एर्दोगान और ये दूसरी दुनिया है, ठीक है, यहाँ और मोहम्मद बिन सलेमान, ये स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं और जब फैसला करेंगे तो फिर फैसला होगा, चाहे वो जंग का फैसला हो, चाहे जो भी वो फैसला होगा। मैंने इसलिए आपसे कहा ना कि पाकिस्तान पे अब दबाव बढ़ रहा है कि ये जो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हुआ है इसके ऊपर क्या करना है। 9 महीने हो गए तो अब आपने क्या करना है? आपने सिर्फ तकारीर करनी है कि आपने तो एक पाकिस्तान के अंदर पब्लिक प्रेशर डेवलप हो रहा है बड़ा शदीद। अब जनाब क्या हुआ है कि जो एक और तहरीक आने वाले दिनों में मुमकिन है कि आपको नजर आए, और वो तहरीक जो है वो है ग्रेटर नेपाल की तहरीक। सही। ग्रेटर नेपाल का नाम लोगों ने नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं सुना होगा, लेकिन एक नेपाल एक बहुत बड़ी रियासत होती थी, बहुत बड़ी रियासत होती थी 1816 से पहले। और 1816 से पहले वो एक बहुत बड़ी रियासत थी, उसमें भूटान भी था, उसमें सिक्किम भी था, उसमें एक बहुत बड़ी रियासत। उनका फड्डा पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, गोरों के साथ। गोरों ने क्या किया कि जब लड़ाई हुई तो उसके टुकड़े उकड़े करके उन्होंने, ये उनका ग्रेटर नेपाल का नक्शा पुराना, उन्होंने नेपाल को तोड़ ताड़ के एक सिक्किम दे दिया, एक भूटान उसमें से निकल आया, उसमें से बहुत सारे उनकी जो फौजी जो बागी हो गए थे नेपाल के उस वक्त के जो हुक्मरान थे, उनके जो बागी हो गए थे उनको गुरखा बना के अपने साथ, गुरखा फौज। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो एक बटालियन बन गई। शुरू में तो बहुत वफादार और इतनी ज़बरदस्त बटालियन बनी, ये जो नेपाल से, जब नेपाल से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इसको प्राइवेट कहते थे, प्राइवेट अपनी फ़ौज कहते थे, गुरखा जो फौजी थे ना, और वो पहली जंग अजीम में लड़े। ये आज़ादी से पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। 1857 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। वो जो जब वहाँ पे बगावत हुई तो उन्होंने वहाँ पे हिंदू और मुसलमानों सबको मारा। तो ये गोरखा इतने ज़्यादा जो थे वफादार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और अभी भी उनकी एक रेजिमेंट काम करती है। भारत में तो बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं, बरतानी की फौज के अंदर भी उनकी रेजिमेंट है गोरखास की। तो बात यह है कि वो अब उनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है इंडिया में, और इंडिया, नई दिल्ली डरता है कि कहीं ग्रेटर नेपाल की तहरीक ने दोबारा सर उठा लिया तो वो जो पुरानी खोई हुई अजमत थी नेपालियों की, क्योंकि नेपालियों के साथ जो नेपलीज हैं उनके साथ एक मुआहदा साइन किया था इंडिया ने कि आप हमारे नेशनल होंगे, हम आपके नेशनल होंगे, भाई भाई होंगे, दोनों रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन वो मोदी साहब का जो जुमला था, लेकिन उनके अंदर कहीं ये चीज़ गुमशुदा अपनी तहजीब ढूंढने के लिए कौमें निकल आई हैं। आप तुर्की को देख लें, आप यूरोप में देखें, आप चाइना को देखें, आप देखें वो क्यों बार बार बात कर रहे हैं कि जी हमारी टेरिटरीज थी पुरानी। इसलिए कि ये जो लकीरें बनी थी ना, ये जिन ताकतों ने बनाई थी वो ताकतें चली गई हैं, वो अपना खेल कूद करके चली गई हैं। अब अगर उनका सिक्किम उनका है, वो कहते हैं हमारा है, ठीक है, वो कहते हैं कि ये रियासतें हमारी हैं, लद्दाख उनका है। मकबूजा कश्मीर, किसने मकबूजा कश्मीर बनाया? इंडिया ने। माउंट बेटन बना गए, माउंट बेटन जो थे वो नेहरू माउंट बेटन। तो मकसद ये लकीरें जो हैं, ये वो लकीरें हैं जो बरतानिया उस वक्त की सुपर पावर्स बना के चली गई, और उन्होंने मशरिक़ वस्ता में भी खींची, वो भी ख़त्म हो रही हैं। जो यहाँ खींच के गए वो भी ख़त्म हो रहे हैं। चाइना एक बड़ी पावर के तौर पे उभर के सामने आ रहा है, और वो इंडिया से कह रहा है कि आपकी नहीं, जो हमारे इलाके थे तारीखी तौर पे, वो हमें वापस किए जाएं। और इनका माथा ये फूटा हुआ था कि इन्होंने 5 अगस्त को वो जो कानून था वो ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि लद्दाख के ऊपर भी लगा दिया। लद्दाख के ऊपर इस तरह लगाया कि एक सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, और वो दिल्ली में बैठ के, कोई कानून सार असेंबली नहीं होगी, दिल्ली में बैठ के वो वहां से कंट्रोल करेगा लद्दाख को। तो नेपाल के अंदर एक तहरीक खड़ी हो गई है, उसको ये कम्युनिस्ट कह दें, जो भी कह दें, वो सिक्किम के अंदर अगर अलग फड्डा खड़ा हुआ है, श्रीलंका में अलग फड्डा खड़ा हुआ है। चाइना जो है उसने उनकी भी जो सालाना कांग्रेस होती है, जो उनकी पार्लियामेंट है, उसका इजलास खत्म हुआ है 1 हफ्ते तक, और आज चाइना ने कहा है कि जंग के लिए तैयार हैं। जी ठीक है, जंग के लिए तैयार रहें, जी जिनपिंग ने कहा। ठीक है डॉक्टर साहब, इस हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले खित्ते में एक कशीदगी के हवाले से बताया, क्या आप समझ रहे हैं कि इसके पाकिस्तान पे क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? पाकिस्तान का हिस्सा है ये पाकिस्तान का हिस्सा है जहाँ पे इस वक्त जंग हो रही है।
और पाकिस्तान का एक हिस्सा है जहाँ पे लाखों लोग जो हैं वो 9 माह से जिनके ऊपर शदीद लॉकडाउन है, नजरबंद है। यहाँ पे तो लॉकडाउन जो हो रहा है तो इंटरनेट तो चल रहे हैं ना, इंटरनेट भी बंद है और पूरी एक नस्ल को तबाह किया जा रहा है कि जिनको स्कूल तक फराहम नहीं किए गए। ठीक है, ऑनलाइन स्कूल ये तो बात के सारे चक्करबाजी है ना, पूरे ऐसे नौजवान ऐसे बच्चे, और वो आपके मुल्क पे पाकिस्तान पे दबाव बढ़ रहा है। आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी सियासी क़यादतें, आप एक दबाव बढ़ रहा है। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब वो लकीरें जो उन कुव्वतों ने खींची थी, यानी किसने किसने खींची थी ये लकीर, ये कौन था, कौन है ये जो एक लकीर बना के चला गया नेपाल और इंडिया के दरमियान? कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी? कहीं है जिक्र है कहीं? एक आप कहें कि जी वो रोमन बना के चले गए थे, तो वो जी वो ग्रीक बना के चले गए थे। कौन से लोग, कौन सी लकीरें जो हम नहीं मानते? ठीक है ना, हम नहीं मानते। उस वक्त जो हालात थे, जो दबाव था, जो बात, तो नहीं मान रहा चाइना। चाहे वो आप लकीर खींच के चले गए, वो उस वक्त बड़े वायसराय बैठे हुए थे, तो भाई जो भी वायसराय थे उस वक्त, ये माउंट बैटन और फलाना और ढिमाकना नहीं मानते, लोग नहीं मान रहे। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा। आप मशरिक वस्ता में देख लें, आप ये चाइना को देख लें, नहीं मान रहे लोग पुरानी लकीरें। नई दुनिया है, इस दुनिया में उस वक्त की जो पावर्स थी उन्होंने लकीरें खींची थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसने लकीरें खींची थी? उसके बाद जो फातहीन थे, ठीक है ना। सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन बन गया यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर्स जो जीते हुए थे? अभी अगली दुनिया जो है, इस दुनिया में नई लकीरें खींचेंगी, और वो नई लकीरें जो हैं उसमें वो लकीरें मिट जाएंगी जो अंग्रेज खींच के गया था। और अंग्रेज भी कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज, माशाल्लाह। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज जिन्होंने नेपाल के साथ सरहद खींची, और सरहद वो बनाई जनाब एक जिसका कोई सरपैन ही नहीं है चाइना के साथ। वो ये जो गलवान वैली से गुजरती है, और ये गैलवन वैली जो है, मैंने आपको बताया ना, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये ऐसे प्यार मोहब्बत से ये वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। और उसके बाद दूसरी जो बात है वो देखें कि ये पेंगोंग झील है, वहाँ पे पेंगोंग झील, पेंगोंग लेक कहते हैं इसको। ये पेंगोंग लेक जो है, ये पेंगोंग लेक भी वहीं पर है, यानी लद्दाख में, और लद्दाख के अंदर ही कारगिल है। अब मेरे आने वाले दिनों में जब बार बार मैं कारगिल का जिक्र करूँ ना, तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कारगिल दोबारा आ रहा है कि ठीक है। उसकी वजह ये है कि जब कारगिल पे ये ऑपरेशन विजय इंडिया की जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई 99 वाली, तो उनकी फौज पाकिस्तान के साथ उलझ गई। इसी दौरान क्या हुआ कि चाइना ने मुकम्मल तौर पे फायदा उठाते हुए अपनी जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी उसको थोड़ा सा आगे कर लिया। तो उनकी जब वो पीछे पलट के देखा उन्होंने, इंडियन फौजियों ने, तो उधर से उन्होंने कहा अरे, लेकिन उस वक्त तो गुडी गुडी चल रहा था, चीन से क्या हम लड़ना, ये तो अफ्यून खाते हैं, फलां खाते हैं। उससे तो 1999 की दुनिया थी ना, वो थोड़ा सा वो आगे आए हुए थे। और आप देखें चाइना की जो सॉफ्ट पावर है ना, अमेरिका की सॉफ्ट पावर साथ साथ चली। उन्होंने लोगों का खून बहाया, अमेरिका ने दुनिया में, बरतानिया ने खून बहाया, ये जितनी सल्तनतें थीं इन्होंने लोगों का खून बहाया। इन्होंने ड्रोन्स मारे, अपनी हार्ड पावर शो की। हार्ड पावर्स होती हैं सल्तनतों की हमेशा, रोमन एम्पायर्स की, घोड़े दौड़ा दिए। ग्रीक्स हैं तो वो जनाब गर्दनें काट रहे हैं, हल्लाकू खान फलाना, जितनी भी आप सल्तनतें देखें, तो अमेरिकन लेकिन जब हार्ड पावर अपनी शो करते थे तो उसके साथ साथ सॉफ्ट पावर भी शो करते थे। यानी उसके साथ साथ आपको उनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स भी मिल रही हैं, बम भी पड़ रहे हैं, आप उनके बर्गर भी खा रहे हैं, उनकी जीन्स भी पहन रहे हैं, आप हॉलीवुड की मूवीज़ भी देख रहे हैं, उनका फेसबुक, उनका ट्विटर, उनका वो भी कर रहे हैं, और साथ साथ वो लोगों की गर्दनें भी कट रही हैं, 100 आदमी जो है। तो उनकी हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर एक साथ थी। चाइना जो है गालिबन इस जो हमारी जदीद तारीख है, उस तारीख में वाहिद ऐसी सल्तनत बन के सामने आई है जिसकी सॉफ्ट पावर नहीं आई सामने, सवाए इसके कि उनका चाइनीज खाना अच्छा होता है। और कोई सॉफ्ट पावर की चीज मैंने कम से कम चाइना की इतने सालों में, उनके डिप्लोमेट्स होते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, लेकिन जिस तरह अमेरिकन एक होता है ना कि सॉफ्ट पावर, यूनिवर्सिटी हमारी, अब आए देखें ना, ये करें, देखें, घूमें, सैर करें, वो पूरा जो एक मगरबी एक कल्चर होता है कि अच्छा जी ये भी करो। चाइना सिर्फ अपनी, अगर आप पूछे ना कि चाइना की सॉफ्ट पावर क्या है, तो आपके जहन में फौरी तौर पे चाइनीज खाना ही आएगा, ये स्पाइसेस आ जाएंगे। और वो खामोशी के साथ चाइना आगे बढ़ा है, और वो अपनी
जो गुमशुदा, क्योंकि ह्यूमिलिएशन हुई है, चाइना ये महसूस करता है कि गुजरे चंद सालों के दौरान और दहाइयों और सदियों के दौरान उनको ह्यूमिलिएट किया गया, बेइज्जत किया गया है। नेपाल के लोग भी जब 1816 में ये उनका मुआहदा हो गया, तो उसके बाद वो नेपाल के अंदर ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वहां पर ये एक सेंटिमेंट मौजूद है कि जी हमें जो है वो हमारे साथ जुल्म किया गया, और उनकी पूरी एक सल्तनत थी, और उनकी सल्तनत को एक मुआहदा हुआ, और मुआहदे के तहत जो है वो उन्होंने वो तकसीम कर दिया, और तकसीम करके उसके बाद वो अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन मसला ये कि क्या वो मुआहदा रहेगा फ्यूचर में, क्या वो अंदर, देखिए ना, ये तो एक बात हो गई कि कम्युनिस्ट पार्टी है और चाइना के साथ वो क्लोज है और सब कुछ होगा, लेकिन मैं आगे फ्यूचर में कहीं जाके मुस्तकबिल में मैं ये ग्रेटर नेपाल की तहरीक एक है, बहरहाल उनके अंदर लोग मौजूद हैं। आप नेपाल के अंदर जो है देखिए, नेपाल के बहुत सा, आप सिक्किम में चले जाएं तो आपको नेपाली बोलने वाले नजर आएंगे। जब बड़ी नेपाल की सल्तनत तोड़ दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो एक सिक्किम अलग कर दिया, भूटान अलग कर दिया, कई इधर उधर रियासतें वगैरह थे। और एक बड़ी खूबसूरत चीज़, एक बड़ी खूबसूरत जगह जिसको लोग याद करते हैं, और उसका नाम शायद हमने सुना हो पाकिस्तान में, दार्जिलिंग, ठीक है ना, दार्जिलिंग। तो बात यह है कि ये सारी वो जगह हैं जो असल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तोड़ तोड़ के इधर से तोड़ा, उधर से तोड़ा, उधर से तोड़ा, उधर से तोड़ा, और ये शामिल कर दी। इनकी अपनी सकाफत है, इनकी अपनी एक शनाख्त है, और ये भारत के अंदर जब ये इनको नेपाल के लोगों को, लेकिन डरते हैं इंडियन इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में गोरखा रेजिमेंट है उनकी फौज में, रिटायर्ड आर्मी। अब इनके जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जो नेपालीज के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की है, तो अंदर जो उनकी गोरखा रेजिमेंट्स है, उनके अंदर फौज के अंदर बड़ी बेचैनी है इस बात की कि एक तो हमें थर्ड ग्रेड सिटीजन, और आपको पता है ये उनके बॉलीवुड के अंदर, उनके फिल्म इंडस्ट्री में ये जो डैनी डिजोम्पा, वो तो खैर सिक्किम के हैं, लेकिन मनीषा कोइराला, माला सिन्हा, ये उदित नारायण, उनके बहुत लोग ऐसे हैं जो नेपाल से ताल्लुक है, भारतीय शहरियत रखते हैं, मनीषा कोइराला के अलावा, लेकिन उनको कभी भी उस तरह से भारत में ट्रीट नहीं किया। जब ये खत्म, जंग हार गए ना नेपाल के लोग, तो ये आसाम के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेन बना दी, यहाँ से मजदूर भर भर के ले जाते थे नेपाल से, वहां जाके उनको फेंक देते थे। यही सूरत हाल कश्मीर में है, यही सूरत हाल आसाम में है, यही यही जो है वो नागालैंड में है, यही हर जगह पर, मिजोरम में, हर जगह पर यही सूरत हाल है कि आज़ादी की वो तहरीकें उठ रही हैं जो कहती हैं कि हम अंग्रेज की खींची हुई लकीरों को नहीं मानते। ठीक हो गया, और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो ताकत होती है, उस सुपर पावर होती है, वो बना देती है। ठीक है, आपसे मजीद सियासी मामला पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक लेते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आपने बहरानों के हवाले से बात की ब्रेक से पहले, क्या इतने सारे बहरानों में आप समझ रहे हैं कि भारत के साथ जंग छिड़ने के भी खतरात हैं? मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ उस प्रोग्राम में कि चाइना जो है वो पूरी दुनिया ये कोविड-19 के बाद मुझे नहीं पता किस रुख पे जाती है, लेकिन उस रुख में जंगें जो हैं वो मुसल्लत हो रही हैं एक दूसरे पे, और मुसल्लत भी हो रही हैं और हालात भी उस तरफ जा रहे हैं। और ये तलखी 1975 के बाद, 1962 में तो जंग हुई भारत और चीन की, 1975 के बाद कोई गोली नहीं चली, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वहाँ पर जो सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा रहे हैं खुद अब इंडियन मीडिया, उस दिन जब ईद के इससे एक दिन पहले हमने बात की थी, लेकिन अब ईद के बाद और क्लैरिटी आ गई, सारे टीवी चैनल्स पे बात हो रही है। तो बात ये सारी कि ये लद्दाख जो है, लद्दाख का जब जिक्र आएगा तो कारगिल का जिक्र आएगा, और जब लद्दाख के अंदर चीन की फ़ौज दाखिल होती है, और लद्दाख वो इलाका है जो 5 अगस्त को जिसकी हैसियत तब्दील हुई थी, तो जो 5 अगस्त को उसकी हैसियत तब्दील हुई थी लद्दाख की, और लद्दाख के अंदर फिर 2 बड़े शहर हैं उनके, एक तो लेह, LEH के नाम से लेह उसको कहते हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह है उनका, और दूसरा बड़ा शहर जो है वो कारगिल है। और जब वहाँ पर कश्मीर के अंदर, यानी लद्दाख के अंदर, वहाँ पर चाइना और इंडिया आमने सामने खड़े हैं, और तो फिर मकबूजा कश्मीर के लोग जो वहाँ पर 9 माह से ज़्यादा अरसे तक बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उनको आके, तो इसमें अब इस सूरत हाल में हम तो खामोश बैठे हैं, हम तो देख रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सक इन हो जाते हैं किसी जंग के अंदर, सक इन। अच्छा, उसको शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब बार बार ये बात कह रहे हैं
कि जी को फॉल्स फ्लैग का अंदेशा है कि वो फॉल्स फ्लैग करके और फिर पाकिस्तान के साथ मार्च खोलें। और झड़पें बहुत हुई हैं LOC पे, कल आर्मी चीफ भी वहाँ गए हुए थे फ्रंट लाइंस पे। तो बात यह है कि वो अब एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ ये है कि वो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, तीसरी तरफ ये माशी मसाइल खड़े हैं, चौथी तरफ ये कोविड का मसला, आगे इसके स्पाइक्स आने वाली हैं, मईशत कहाँ जाती है। तो ये सारे बहरान एक साथ आ रहे हैं और एक साथ आते हैं कौमों पे। ऐसा नहीं होता कि इसमें से वही फिर निकलते हैं आगे जिन्होंने आगे निकलना होता है, और जिन्होंने आगे नहीं निकलना होता वो भी नहीं निकलते। तो बात यह है कि ये तारीख है, तो अब तारीख में और वही लीडर्स होते हैं, वही कौमें होती हैं जो इन बहरानों से एक साथ। अब अगर ये जंग मुतल्लत होती है, देखिए ना क्या वजह हुई आखिर कि चाइना के साथ जो है वो, अच्छा ये नेचुरल है, इसमें कोई आप छोड़ दें, ये यानी छोटी छोटी चालाकियां नहीं होती। ये जो बना रहे थे ये शिवक दौलत बेग रोड, ये LAC के साथ साथ चुपके चुपके बना के कि वहां पर पास कल को चाइना की छोटी छोटी मोदी की छोटी छोटी चालाकियां कि अमेरिका पीछे, वो छोटी सी वो LAC के साथ बना के चाइना के आगे कोमो काट देंगे। अच्छा, और मैंने आपसे पहले कहा, अच्छा वो ये जो गैल्वन वैली है ना और ये जो पैंगोंग लेक है, ये मैं सिर्फ आपको बता दूं, इसके अंदर फिंगर्स हैं, यानी ये जैसे उंगलियां होती हैं ना, इसको इस तरह काउंट करते हैं फौज की ज़बान में कि 8 फिंगर्स हैं। ये जो नकल्स होते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नकल्स, वो फिंगर 4 फिंगर 5, ये इस तरह से बात करते हैं जब फौज की ज़बान में बात होती है। तो अब मसला ये है कि भारत कहता है कि फिंगर 8 से स्टार्ट होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और चाइना कहता है कि फिंगर 2 से स्टार्ट होता है, और फिंगर 4 पे कब्जा कर लिया था चाइना ने जब एक रोड बना दी थी वहां, जब पाकिस्तान कारगिल पे उलझा हुआ था इंडिया के साथ। तो ये सारी चीजें जब, और फिर अफगानिस्तान को आप देख लें, अफगानिस्तान जो है अनसेटल्ड है, ईरान जो है वो अनसेटल्ड है, ये पूरा खिता अनसेटल्ड। तो अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी जंग छिड़े, लेकिन चूंकि जब लद्दाख का नाम आएगा तो कारगिल का नाम आएगा, जब कारगिल का नाम आएगा तो साथ उसके नाम आएगा मकबूजा कश्मीर का। और वो मकबूजा कश्मीर जहां पे 9 माह से लोग, अभी घरों में बैठ के लोग थोड़े थोड़े दिन परेशान हो गए हैं ना, हमें नेटफ्लिक्स देखना पड़ रहा है, तो हमें टीवी देखना पड़ रहा है, तो ये 9 माह से जिनका ऑनलाइन स्कूल का पूरी नस्ल, उनकी नस्ल कुशी की तैयारी, और साथ ही वो रियासतें जहां पर ये नेपाल के लोग जो हैं, देखिए मैंने आपसे पहले भी बात की, ये सल्तनत थी पूरी, ये 100 साल तक गायब रही है तारीख से, 1816 से लेके फिर आपको 1950 में कहीं जाके नजर आते हैं कि ये सामने आ रहे हैं, और 1950 में और इंडिया इनके साथ डील कर रहा है। तो बाकी ये सारी रियासतें अब निकल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, ये सरहदें ईस्ट इंडिया कंपनी की बनाई हुई, अंग्रेजों की बनाई हुई सर, ये सरहदें वरहदें कोई नहीं मानता। ठीक है, हम तो पहले ही नहीं मानते थे, मगर ये कि अब तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।